हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं एजुकेशन साइकोलॉजी की। यहाँ पर आज हम स्टडी करने वाले हैं एजुकेशन साइकोलॉजी है क्या? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान यानी शिक्षा में हम किसका उपयोग कर रहे हैं? मनोविज्ञान का यहाँ पर हम उपयोग कर रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान को हम लोग एजुकेशन साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान। इसमें हम पढ़ेंगे कि ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो किन दो शब्दों से बना है मिलके। तो ये दो शब्दों से मिलके बना है, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान से मिलकर ये बना है। किससे मिलके बना है? शिक्षा प्लस मनोविज्ञान, दोनों से मिलके ये शब्द बना है। अब इसमें सबसे पहले हम इसे समझने के लिए मनोविज्ञान की बात करेंगे। शिक्षा तो सामान्य तौर पर हम समझ जाते हैं कि शिक्षा क्या है। मनोविज्ञान की यहाँ पर हम बात करेंगे। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान जो शब्द है वो यूनानी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? यूनानी भाषा का शब्द है मनोविज्ञान। और इसे ग्रीक, जिसे हम कहते हैं, ग्रीक भाषा का शब्द माना गया है। यहाँ पर जो शिक्षा मनोविज्ञान है यानी जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो यहाँ पर बनी हुई है साइकी प्लस लोगोस से। किससे मिलके बनी है? साइकी प्लस लोगोस से मिलके बनी है। जहां पर साइकी का अर्थ होता है आत्मा, साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। साइकी और लोगोस से मिलकर ये बना है। साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना, जिसका मतलब क्या हुआ कि साइकोलॉजी का मतलब हुआ आत्मा का अध्ययन करना। शुरुआत में जब शिक्षा मनोविज्ञान को शुरू किया गया तो वहां पर सबसे पहले जो इसको माना गया, साइकोलॉजी को यानी मनोविज्ञान को, आत्मा का मनोविज्ञान यहाँ पर माना गया। आत्मा का मनोविज्ञान का जो ये शब्द है, साइकोलॉजी जो शब्द है, ये सबसे पहले किसने उपयोग किया? तो एक ग्रीक मनोवैज्ञानिक थे। ग्रीक मनोवैज्ञानिक, नाम है उनका रुडोल्फ गोयल का। रुडोल्फ गोयल रुडोल्फ गोयल का नाम है, जिन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का उपयोग यहाँ पर किया। साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया? रुडोल्फ गोयल ने यहाँ पर किया। साइकोलॉजी हमने ऑलरेडी पढ़ा है, साइकी प्लस लोगोस से मिलके बना है, जहां पर इसका नाम क्या हुआ? आत्मा का विज्ञान। ठीक है, आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान यहाँ पर माना गया। अब अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हम वुडवर्थ की। वुडवर्थ की क्या परिभाषा है यहाँ पर? वुडवर्थ ने इस विज्ञान को क्या कहा कि ये जो मनोविज्ञान है ये वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है। ठीक है, ये क्या है? वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है। ये वुडवर्थ की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद कई वैज्ञानिकों ने यहाँ पर अपने अपने मत दिए। जैसे जेम्स है, तो जेम्स ने इसमें मनोविज्ञान को चेतन अवस्था की इसमें बात की। जेम्स ने किसकी बात की है? जेम्स ने इसमें चेतन अवस्था की बात की है। और मैकडूगल की अगर बात करें तो मैकडूगल ने इसको जीवित प्राणियों का व्यवहार इसमें माना है। जीवित प्राणियों का व्यवहार या जीवित प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन इन्होंने माना है। वाटसन के शब्दों में अगर कहें तो वाटसन का जो कीवर्ड है वो है मानव व्यवहार का शुद्ध विज्ञान। मानव व्यवहार का शुद्ध विज्ञान, यहाँ पर उन्होंने भी व्यवहार की इसमें बात की है। स्कीनर की अगर बात करें तो स्कीनर ने यहाँ पर कहा है, स्कीनर ने इसे अनुभव का विज्ञान कहा है। अनुभव का विज्ञान इसने
किसने कहा है? स्किनर ने यहाँ पर कहा है। तो इस तरीके से अलग अलग वैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान का अलग अलग अध्ययन माना है। अब मनोविज्ञान का जो सेकंड स्टेप हम पढ़ेंगे, जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान का विकास क्रम। मनोविज्ञान का जो विकास क्रम है वो किस तरीके से है, यहाँ पर हम स्टडी करेंगे मनोविज्ञान का विकास क्रम। तो सबसे पहले मनोविज्ञान का जो शुरुआत हुई वो आत्मा के विज्ञान के रूप में हुई। मनोविज्ञान की शुरुआत आत्मा के विज्ञान के रूप में हुई। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि ये 16वीं सदी में ये मान्यता मिली, 16वीं सदी में मान्यता मिली, जहां पर इसे क्या माना? आत्मा का विज्ञान माना। आत्मा का विज्ञान इसे माना गया और इसके जो समर्थक थे वो कौन थे? अरस्तु, प्लेटो, देकार्ते, ये सब इसके कौन थे? समर्थक थे। इन सब ने इसे क्या माना? आत्मा का विज्ञान माना। और रुडोल्फ गोएलकल ने सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का उपयोग किया, कि मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले उपयोग रुडोल्फ गोएलकल ने किया। तो इस तरीके से जो 16वीं सदी थी, 16वीं सदी तक इसे क्या माना है? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है। सेकंड इसके बाद आता है इसका मन का विज्ञान। मन का विज्ञान सेकंड जो आता है आपका मन का विज्ञान। मन का विज्ञान है, इसमें सबसे पहले ये माना मन से यहाँ क्या माना? मस्तिष्क की यहाँ पर बात हुई, यानी मस्तिष्क का मन का विज्ञान इसे माना गया। इसमें यहाँ पर ये था 17वीं सदी में, 17वीं सदी में यहाँ पर इसमें बात हुई थी। और इसके जो समर्थक थे वो थे पोम्पोनोजी ने कहा कि यह आत्मा का विज्ञान न होकर यह मन का विज्ञान है, क्योंकि आत्मा शब्द की यहाँ पर आत्मा शब्द की व्याख्या नहीं कर पाए। आत्मा शब्द एक व्याख्या के लायक शब्द नहीं था, इसलिए इन्होंने फिर बाद में 17वीं शताब्दी में किसका विज्ञान माना? मन का विज्ञान यहाँ पर इन्होंने माना। इसके बाद इसमें और भी जो समर्थक थे इसके, किसके? मन के विज्ञान के समर्थक, मन के विज्ञान के समर्थक जो थे वो कौन कौन थे? मन के विज्ञान के समर्थक आपके थे जॉन लॉक और थॉमस रीड का भी नाम इसमें आता है, मगर मुख्यतः क्या आता है? 17वीं शताब्दी में पोम्पोनोजी का नाम ही यहाँ पर आता है। तीसरा आपका यहाँ पर चलता है फिर चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान यहाँ पर आया, और चेतना का विज्ञान जो है यहाँ पर 18वीं सदी की बात ही हम लगभग कर सकते हैं। यहाँ पर चेतना के विज्ञान के रूप में जो समर्थक थे वो थे टिचनर, वुंड, विलियम जेम्स और टिचनर, वुंड, विलियम जेम्स, ये सब इसके क्या थे? समर्थक थे। यहाँ पर जो मनोविज्ञान है, यहाँ पर मनोविज्ञान को क्या माना कि यह क्या करती है? यह मनुष्य की चेतन क्रियाओं के बारे में अध्ययन करती है। यह मनुष्य की चेतन क्रियाओं के बारे में अध्ययन करती है। नेक्स्ट आपका आता है फिर फोर्थ, जो 20वीं शताब्दी की बात हुई। 20वीं शताब्दी में जो मनोविज्ञान है उसको क्या माना? 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान माना। 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान इसे माना जाने लगा। व्यवहार का विज्ञान यहाँ पर माना जाने लगा। व्यवहारवाद
के समर्थक या उत्पादक जिसे हम कह सकते हैं वो है जेबी वाटसन। ये हम सभी जानते हैं अच्छे से। व्यवहारवाद के जो समर्थक है वो है जेबी वाटसन। इन्होंने जो है वो मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान माना। जेबी वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान माना। अन्य जो समर्थक थे इसके वो थे मैकडूगल। ठीक है, मैकडूगल भी इसके समर्थक थे, वो भी व्यवहारवादी थे। बोरिंग, वुडवर्थ, स्किनर, तो ये सब क्या मानते थे कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहारवाद के ऊपर चलता है, यानी व्यक्ति के व्यवहार को समझना ही मनोविज्ञान है। जेम्स ड्रेवर भी इसी के ही समर्थक थे। जेम्स ड्रेवर भी इसके ही समर्थक थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कि ये तो हुआ हमारे पे इसका जो विकास का क्रम है वो, उसे हम ऐसे याद रखेंगे कि यहाँ पर 16, 17, 18, 20। ठीक है, यहाँ पर आत्मा, मन, फिर उसके बाद में चेतना और व्यवहार। आत्मा की बात अरस्तु डेकार्टो ने की है। मन की बात यहाँ पर पोम्पोनोजी ने की है। चेतना की बात यहाँ पर जेम्स सली वुंट इन सब ने की है। व्यवहारवाद की बात करें तो सबसे पहले वाटसन, मैकडूगल, स्किनर, वुडवर्थ, ये सब व्यवहारवादी हैं। यहाँ पर ये चीज है, इसका विकास क्रम से कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें आता है इसमें हम बात करेंगे शिक्षा की। हम बात करेंगे शिक्षा क्या है? शिक्षा एजुकेशन शब्द से बनी है। शब्द से बनी है जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसे हम एजुकेटम, ठीक है, इसे हम एजुकेटम भी कहते हैं और एजुशियर भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये एजुकेशन के लिए है। एजुकेशन की परिभाषा अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से दी है। जैसे फ्रोबेल की अगर हम बात करें तो फ्रोबेल ने क्या कहा है कि इसमें क्या करता है, व्यक्ति अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। इसमें क्या करता है, व्यक्ति अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। नेक्स्ट इसके बाद पेस्ट्रोलॉजी की बात करें तो पेस्ट्रोलॉजी ने क्या कहा है? पेस्ट्रोलॉजी ने कहा है कि जो शिक्षा जो है वो सामंजस्यपूर्ण, प्रगतिशील विकास है। सामंजस्यपूर्ण प्रगतिशील विकास है क्या? शिक्षा। और एक जो सबसे फेमस डेफिनेशन आती है विवेकानंद की, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। विवेकानंद ने कहा है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही
शिक्षा है। ये डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो यहाँ पर जो कीवर्ड आपका आएगा वो अंतर्निहित पूर्णता की बात यहाँ पर होगी कि अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति यहाँ पर की गई है। इसके बाद नेक्स्ट ये हम कह सकते हैं कि जो एजुकेशन क्या है, एजुकेशन है सामाजिक और एक गतिशील प्रक्रिया है एजुकेशन। उसके बाद कहेंगे हम कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो परिभाषाएं हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की। अब हम बात कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। शिक्षा मनोविज्ञान की जो परिभाषा है यहाँ पर, उसमें सबसे पहले काल्सनिक की अगर हम बात करें, काल्सनिक की हम यहाँ पर बात करें तो काल्सनिक ने क्या कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान को सिद्धांतों एवं परिणामों का अनुप्रयोग। काल्सनिक ने क्या कहा है, सिद्धांतों एवं परिणामों का अनुप्रयोग। ये काल्सनिक ने यहाँ पर बात की है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं स्कीनर। स्कीनर ने क्या कहा है इस बारे में, स्कीनर ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान में किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व यहाँ पर आ जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन की, क्रो एंड क्रो की। क्रो एवं क्रो की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो क्रो एवं क्रो ने जन्म से वृद्धावस्था तक, ये डेफिनेशन भी काफी दफा पूछी गई है। जन्म से वृद्धावस्था तक आदमी सीखता ही रहता है, ठीक है। तो ये जो सीखने के अनुभव है उनका वर्णन करना है, वो ही यहाँ पर क्या है, एजुकेशन शिक्षा मनोविज्ञान है। तो काल्सनिक ने क्या किया है, सिद्धांतों एवं परिणामों का अनुप्रयोग किया है। स्कीनर ने संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व की यहाँ पर बात की है, और क्रो ने जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने की यहाँ पर बात की है। एक जो की पॉइंट यहाँ पर आता है, शिक्षा मनोविज्ञान जो है, शिक्षा मनोविज्ञान कला एवं विज्ञान दोनों है। शिक्षा मनोविज्ञान कला एवं विज्ञान दोनों है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हम यहाँ पर अब पढ़ेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य यहाँ पर हम अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो मुख्य उद्देश्य है वो है छात्रों को समृद्ध करना। छात्रों को समृद्ध करना, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य छात्रों को समृद्ध करना, प्लस अध्यापकों के शिक्षण में सुधार, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य छात्रों को समृद्ध करना और अध्यापकों के शिक्षण में सुधार, ये मुख्य दो उद्देश्य हैं। उसके अलावा विद्यार्थी की रुचियों का ध्यान रखना, ठीक है, कि बच्चा किस तरीके से चीजों में इंटरेस्ट ले रहा है, उसकी योग्यताओं का ध्यान रखना। प्रत्येक बच्चे की अपनी योग्यता होती है, ठीक है। उसके सामर्थ्य का ध्यान रखना कि बच्चे का सामर्थ्य क्या है, उसके अनुसार उससे कार्य कराया जाए। उसका समाज में व्यवहार कैसा है, तो सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करना। सामाजिक व्यवहार के अलावा विभिन्न शिक्षण विधियों का अध्ययन करना। सारी शिक्षण विधियां हम इस एजुकेशन साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, जिसे एजुकेशन पेडागोजी के नाम से हम जानते हैं। अध्ययन सामग्री के बारे में विश्लेषण करना, अध्ययन सामग्री का विश्लेषण करना, ये सब क्या आता है आपका एजुकेशन साइकोलॉजी में ही आता है। अब आपके जो शिक्षा मनोविज्ञान है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की हम यहाँ पर बात करेंगे मोटे मोटे तौर पे कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहला आपके आता है वृद्धि एवं
विकास, हम इसकी बात करते हैं। जब हम एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो हम वृद्धि और विकास की बात करते हैं कि वृद्धि में क्या होगा कि बच्चे किस तरीके से उसकी जो है शिशुअवस्था आती है। ठीक है, वृद्धि की जब हम बात करें तो क्या करेंगे, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, उसके बाद हम पढ़ते हैं किशोरावस्था। ठीक है, ये तीनों फेज हम बच्चे की पढ़ते हैं। विकास की हम बात करेंगे तो विकास में हम पढ़ते हैं कि उसका सामाजिक विकास, ठीक है, समाज में उसका कैसे विकास होता है, ठीक है, उसका वंशानुक्रम पढ़ेंगे हम, वातावरण पढ़ेंगे हम, ये चीजें हम किस में पढ़ेंगे, वृद्धि एवं विकास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट उसके बाद जो सेकंड आता है वो आता है उसकी मानसिक प्रक्रियाएं। मानसिक प्रक्रियाएं उसकी, यानी बच्चा किसी भी समस्या से कैसे डील करता है, उससे कैसे बात करता है। इसके अंदर हम पढ़ते हैं टॉपिक्स संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, स्मरण, स्मरण शक्ति जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, स्मरण शक्ति है, चिंतन है, तर्क है। ये सब जो टॉपिक आते हैं ये क्या आते हैं, मानसिक प्रक्रियाएं आती है। इसमें प्रत्यय निर्माण भी आप ले सकते हैं। ये सब टॉपिक किसमें आते हैं, ये सब टॉपिक आपके आते हैं मानसिक प्रक्रियाओं में। इसके बाद आता है आपका अधिगम। अधिगम अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। अधिगम, अधिगम में हम पढ़ते हैं जैसे अधिगम कैसे करते हैं, इस अधिगम करने के जो सिद्धांत हैं सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं अधिगम के सिद्धांत, जैसे थार्नडाइक का है, स्किनर का है, इन सब के सिद्धांत है, सिद्धांत है, नियम है, इसके अधिगम के नियम है, अधिगम का स्थानांतरण है, अधिगम का स्थानांतरण है, और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ये सब हम किसमें पढ़ते हैं, अधिगम वाले टॉपिक में पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आदमी की व्यक्तिगत विभिन्नताएं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं हम पढ़ते हैं इसमें शिक्षा मनोविज्ञान में, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं यहाँ पर हम इसमें पढ़ते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं में हम पढ़ेंगे प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक, ठीक है, कोई बच्चा प्रतिभाशाली है, कोई बच्चा मंद बुद्धि है। नेक्स्ट इसके बाद आता है मानव स्वास्थ्य। मानव स्वास्थ्य की बात आते हैं तो मानव स्वास्थ्य में इनमें हम पढ़ेंगे मानसिक बीमारियां, बच्चे की जो ग्रंथियां हैं वो कैसे काम करती है, यानी जो मानसिक ग्रंथियां हैं वो कैसे काम करती है, ये सब चीजें हम किस में पढ़ेंगे, इस वाले क्षेत्र में पढ़ेंगे। अब मानसिक स्वास्थ्य में ही हम चेतन, चेतन मन, अचेतन मन और अवचेतन मन, इसकी बात भी हम मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत ही करेंगे। यहाँ पर शिक्षण विधियां भी एक इसका पार्ट है, इसी का क्षेत्र है, एजुकेशन साइकोलॉजी का ही क्षेत्र है शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां यहाँ पर एजुकेशन साइकोलॉजी का क्षेत्र है कि किस तरीके से पढ़ाने में हम कौन सी विधियां काम में ले जिससे बच्चों को अधिक से अधिक समझ में आए। उसके बाद है पाठ्यक्रम निर्माण, बच्चे का पाठ्यक्रम किस तरीके से हो ग्रेडेड फॉर्म में, यानी फर्स्ट में क्या सिखाया जाए, सेकंड में क्या सिखाया जाए, थर्ड में क्या सिखाया जाए। मापन एवं मूल्यांकन, मापन एवं मूल्यांकन, मापन एवं मूल्यांकन, ये भी किसमें आएगा, ये भी आपके शिक्षा के क्षेत्र में ही आएगा। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, शिक्षा के क्षेत्र हो गए मुख्य तौर पे। इसके अलावा जो इसके प्रयोग है वो बहुत सारी सीखने की क्रियाएं, उसका जो वंश और वातावरण है, ये चीजें हैं, बच्चे को कहाँ से प्रेरणा मिलती है, सांवेगिक प्रक्रियाएं हैं कि अगर बच्चे को थकान हो जाती है तो वो उसकी रुचि किस तरीके से कम हो जाती है, अगर बच्चा किसी अपराध में लिप्त है तो उसमें शिक्षा में क्या क्या समस्याएं आएगी,
ये सब चीजें आपकी किस में आएगी, इसके क्षेत्र में आएगी। अब इसके बाद हम शिक्षा की उपयोगिता पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि शिक्षा हमारे जीवन में किस प्रकार से उपयोगी है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।